नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार। अपने HTML के अगले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा, अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर इससे पहले के वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। अगर आपने पहले के वीडियो देख लिए हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले वाले वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप जाके पहले की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल। इससे पहले दो वीडियो में मैंने आपको HTML टैग के बारे में बताया था। HTML के IMG टैग के बारे में मैं आपको इससे पिछले के दो वीडियो में बता चुका हूं। ये वीडियो भी उसी टैग के बारे में है, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था IMG टैग जो है सॉरी मेरा गला खराब है। IMG टैग जो है वो एक HTML वेब पेज के अंदर किसी इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इस टैग के जरिए हम अपने वेब पेज के अंदर इमेजेस लगाते हैं, जिसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला है src, जिसके अंदर हम उस इमेज का पाथ देते हैं। दूसरा है alt एट्रीब्यूट, जिसके अंदर हम उस इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिफाइन करते हैं। तीसरा है हाइट, जिसके अंदर हम उस इमेज की हाइट डिफाइन करते हैं। अगर हम विड्थ को डिफाइन नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली विड्थ ले लेता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं उसमें मैन्युअली विड्थ भी डिफाइन करना तो हम विड्थ एट्रीब्यूट के जरिए उसे डिफाइन कर सकते हैं। चौथा है बॉर्डर, पांचवा है बॉर्डर, जिसके जरिए हम इमेज के चारों तरफ एक बॉर्डर लगा सकते हैं। छठा है अलाइन, जिसके जरिए हम अपनी इमेज है उसे अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मिडल। ठीक है। सातवां है H स्पेस, यानी कि जिसके जरिए हम उसे स्पेस दे सकते हैं राइट और लेफ्ट से। और टेक्स्ट के अगर उसके लेफ्ट और राइट में कोई टेक्स्ट है तो उसे अगर हम स्पेस देना चाहते, उसके इमेज के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो हम H स्पेस का यूज करते हैं। आठवां है V स्पेस। V स्पेस के जरिए हम अगर उसके ऊपर और उसके नीचे कोई टेक्स्ट है तो उन दोनों के बीच में हम मार्जिन जो है, स्पेस जो है वो डिफाइन करते हैं V स्पेस और H स्पेस एट्रीब्यूट्स के जरिए। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन टैग जो है वो उसके अंदर हम उस चीज की डिटेल डालते हैं जहां पे उस इमेज की डिस्क्रिप्शन, कोई काफी बड़ी डिस्क्रिप्शन हमने कहीं डाली हुई है उस इमेज की, तो हम उस जगह का पाथ जो है इस एट्रीब्यूट के अंदर हम डिफाइन करते हैं। चलिए, ये सब एट्रीब्यूट तो मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अब जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है यूज मैप। यूज मैप दोस्तों एक्चुअल में स्पेसिफाई एन इमेज एज ए क्लाइंट साइड इमेज मैप, यानी कि क्लाइंट साइड इमेज मैप, यानी कि ये एट्रीब्यूट हम हमारी इमेज जो है, हम चलिए देखते हैं इसको। ये इमेज है, इस इमेज को हम हटा देते हैं फिलहाल यहाँ से, और हम इसकी जगह दूसरी इमेज जो है अपनी वो हम लगाते हैं यहाँ पर। वो था हमारा लिंक टैग के अंदर IMG के अंदर बैकस्लैश न्यू डॉट कंट्रोल से सेव किया, इसका alt हमने दे दिया। आप src के साथ में हमेशा यह ध्यान रखिए, alt एट्रीब्यूट आपको कंपलसरी यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दे दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए हमारी जो इमेज है वो आ गई है। अब हमारी जो इमेज है, हम इसे अगर चाहते हैं इस पूरी की पूरी इमेज को हम चाहें तो क्लिक कर सकते हैं लिंक टैग के जरिए, लेकिन हम चाहते हैं इसका ये जो हिस्सा है वो अलग क्लिक हो, ये जो हिस्सा है वो अलग क्लिक हो, ये वो जो हिस्सा है वो अलग क्लिक हो। तो उसके लिए हम एक मैप डिफाइन करते हैं। मैप जो डिफाइन किया जाता है वो मैप टैग के जरिए डिफाइन किया जाता है, लेकिन उस मैप टैग जो है वो इमेज टैग से अलग लगता है। ठीक है, लेकिन वो कैसे लगता है चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। हालांकि मैं
मैप टैग जब आएगा उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। मैप टैग जो है मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब मैप टैग जो है इस इमेज को मैप के अंदर बदल देगा। आपने मैप देखे होंगे, जैसे आपने इंडिया का मैप देखा हो तो उसमें गूगल पर जाकर अगर हम मैप सर्च करें तो इंडिया में को खोलेंगे तो अलग अलग, दिल्ली को चाहे तो अलग दिल्ली को क्लिक कर सकते हैं, बंगाल को चाहे तो अलग बंगाल को क्लिक कर सकते हैं, कलकत्ता को चाहे मुंबई को चाहे तो अलग अलग क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से इमेज को अलग अलग हिस्से को हम अलग अलग तरीके से क्लिक कर सकते हैं। वो जो चीज है वो मैप के जरिए डिफाइन होती है, यानी कि इमेज जो है वो मैप के अंदर बदल जाती है, अलग अलग हिस्सा उसका क्लिक होने लगता है। लेकिन वो करने के लिए हम क्या बताते हैं, इसको बताते हैं कि भैया इसका जो एट्रीब्यूट है वो हम यूज करते हैं, वो करते हैं यूज मैप। यूज मैप में हम क्या करते हैं, हम इस इमेज का चाहते हैं कि भैया ये जो यूज मैप है इसके जरिए ये एक मैप में बदल जाए। ठीक है जी, बदलेगा इसको मैप टैग, लेकिन मैप टैग इस इमेज को कैसे कॉल करेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर इमेज लगा दी और इसके इस साइड में काफी सारे टेक्स्ट आपने यूज कर लिए, ठीक है जी। उसके बाद में आपने मैप टैग यूज किया तो मैप टैग को तो ना पता लगेगा जो इमेज ऊपर लगी है वो कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं यार काफी सारी इमेजेस लगी हुई है, हम चाहते हैं कि सिर्फ ये इमेज जो है हमारी वो एज ए मैप बदल जाए, तो हम इसके लिए यूज मैप करेंगे। अब यूज मैप टैग लगाने के बाद हम क्या करते हैं, हैश के साथ, ये याद रखिएगा, इसमें खाली हम नाम डिफाइन नहीं करते हैं हम उसका, हम हैश के साथ में हैश लगाएंगे पहले, उसके बाद में हम इसका एक नाम देंगे। वो नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ABC हो या फिर एरिया हो या फिर जो आपका दिल करे वो आप यहाँ पर नाम जो है उसका डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये डिफाइन करते के साथ ही जब हम इमेज के अंदर मैप टैग के अंदर हम कहेंगे नेम इक्वल टू ABC, ठीक है जी। तो मैप टैग और भी काफी सारी इमेजेस यहाँ पे अगर लगी हुई हों, ठीक है जी, तो मैप टैग सिर्फ एक ही इमेज पे जिसके अंदर यूज मैप किया जाएगा, जिस यूज मैप के जरिए जिसका नाम ABC दिया जाएगा, ये उसे सिर्फ उसी इमेज को कॉल करेगा और उसी इमेज पर मैप को अप्लाई करेगा। ठीक है जी, कैसे अप्लाई करेगा, यहाँ पे हम ये एक एरिया टैग है, एरिया टैग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स के जरिए हम इसे मैप में बदलेंगे। ये एक्चुअल में एरिया टैग के एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूं। क्या करूंगा, मैं लिंक में जाऊंगा, इमेज में जाऊंगा, इस इमेज को मैं एक पेंट में खोलूंगा। यहाँ पर पहली वैल्यू ले लेता हूँ मैं 249 कोमा, दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ मैं टॉप की 224, तीसरी वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 541 और चौथी वैल्यू जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये वाली 411। कंट्रोल से हमने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए इस इमेज के ऊपर कहीं पे भी माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ तो कहीं पर भी जो है क्लिक या लिंक महसूस नहीं हो रहा। लेकिन मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आप, मैं इसको क्लिक कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहीं पे भी जा रहा हूँ तो ये क्लिक नहीं हो पा रही है। ये इमेज इस टाइम एक मैप की तरह मैं इसे यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है जी,
यानी कि ये इमेज जो है मेरी वो एक मैप में बदल चुकी है। अगर मैं चाहूँ तो इसके और भी हिस्सों को क्लिक कर सकता हूँ, मैं इसे भी क्लिक करवा सकता हूँ, यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी क्लिक करवा सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो यहाँ पर भी क्लिक करवा सकता हूँ। वो मैं मैप टैग के जरिए और एरिया टैग के जरिए पॉसिबल कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये था हमारा यूज मैप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एन इमेज एज ए क्लाइंट साइड इमेज मैप, यानी कि इसके जरिए हम क्लाइंट यानी कि हमारा जो विजिटर है वो उस इमेज को जो है एज ए मैप यूज कर सकता है, एज ए मैप क्लिक कर सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इज मैप स्पेसिफाई एन इमेज एज ए सर्वर साइड इमेज मैप, यानी कि इसमें यूजर उस पर क्लिक करता है लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन जो है यूजर को नहीं मिलती है, उसकी इंफॉर्मेशन सर्वर पर जाती है जो कि PHP के अंदर यूज होती है। उसकी ज्यादा डिटेल से जानने के लिए जब हम PHP पढ़ेंगे तब हम आपको उसके बारे में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको यूज करता हूँ, इसका जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इज मैप। ठीक है जी, कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो क्लिक है वो हट गई है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये अभी कुछ भी काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि ये हमने कुछ इस पे किया ही नहीं है। एक्चुअल में ए टैग के जरिए मैं इसे डिफाइन करता हूँ और इसे लिंक में बदलता हूँ पहले तो, क्योंकि लिंक में होगा जब ये क्लिक होगी, नहीं तो अभी तो फिलहाल ये सिंपल इमेज है जिसपे क्लिक नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी, लिंक के अंदर मैंने इसको डाला और मैंने लिंक के अंदर एट्रीब्यूट यूज किया है सिर्फ लिंक का। लिंक टैग के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ तो उसके बारे में दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा एट्रीब्यूट डाला इसके अंदर और यहाँ पे मैंने डाल दिया abc.php और मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं इस टाइम ये पूरी की पूरी इमेज क्लिक हो चुकी है। और जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए एक अलग अलग वैल्यू यहाँ पर आपको डिफाइन देगी 321,175। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे गया 14194। ठीक है जी, यहाँ पर अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे गया 493,120, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम मैप की तरह ही ये यूज हो रही है, लेकिन हम जिसके अलग अलग, यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसका मैंने कोड कुछ यहाँ पे मैंने दिया था, इसका पहली वैल्यू थी 249, तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसकी जो पहली वैल्यू है 249 जाएगी। देखिए 250 के आसपास मैंने इस पे क्लिक किया है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू कुछ इसी के आसपास जाएगी 223 और यहाँ पर मेरी 224। ठीक है जी, तो ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर इस मैप जो है वो सर्वर पर इंफॉर्मेशन सेंड करता है जो कि PHP के काम आती है। ये भी एक इमेज की तरह ही हो जाता है। ठीक है जी, इसके अलग अलग पिक्सल पर हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन जो अलग अलग पिक्सल पर जो इंफॉर्मेशन है वो सर्वर के पास में जा रही है, उस यूजर उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है अभी फिलहाल। ज्यादा डिटेल आपको जब समझ में आएगी, जब मैं आपको इसको PHP पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा कि सर्वर पर इसका क्या यूज कर पाते हैं, हम कैसे यूज कर पाते हैं। ठीक है जी, तो यूज मैप और इज मैप में बेसिकली यही डिफरेंस है कि इज मैप जो है इंफॉर्मेशन जो है वो सर्वर को सेंड करता है, क्लाइंट तो सिर्फ उस पर क्लिक करता है, उसके क्लिक की गई इंफॉर्मेशन सर्वर पर जाती है। ठीक है जी, और यूज मैप के जरिए क्लाइंट जो है वो उस इमेज मैप का यूज कर पाता है, उसकी इंफॉर्मेशन या उस चीज का यूज जो है क्लाइंट कर पाता है, या हमारा विजिटर जो है वो उस चीज की को यूज कर पाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है यूज मैप और इस मैप के अंदर। ठीक है जी, जब हम किसी इमेज को एज ए मैप डिफाइन करना चाहते हैं तब हम यूज मैप का यूज करते हैं, और जब हमें उसे से क्लिक की इंफॉर्मेशन को आगे भेजना होता है तब हम इस मैप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा IMG टैग और उसके यूज मैप और इस मैप एट्रीब्यूट्स। अगर आप इस वीडियो के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज 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 मुझे बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
क्योंकि इस साल के एंड तक मैं कम से कम 1000 वीडियो के आसपास जरूर अपलोड करूंगा। और सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिना टाइम गवाए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके नए नेक्स्ट टेक के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अनूप और अपने अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, जिनका कोई चार्ज नहीं होता और सब्सक्राइब करने का भी कोई चार्ज नहीं है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल पर जाकर वीडियो को देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल। HTML में अगला जो एलिमेंट है या फिर टैग है वो है हमारा इनपुट टैग। आपने फॉर्म टैग के साथ बारे में इसको पढ़ा, मैं काफ़ी आपने देखा होगा, फॉर्म टैग के साथ मैं इसका यूज़ कर रहा था। द इनपुट टैग स्पेसिफाई एन इनपुट फील्ड वेयर टू यूजर कैन एंटर डाटा, यानी कि जो इनपुट टैग है उसका इस्तेमाल यूजर से कुछ इनपुट लेने के लिए हम लोग करते हैं। यानी कि यूजर से कुछ इनपुट हम चाहते हैं कि भाई यूजर हमें कुछ इनपुट दे, जो कि यूजर जैसे फॉर्म वगैरह में हम नहीं लेते हैं, नाम, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह वगैरह, तो उसके लिए हम इनपुट टैग का यूज करते हैं। इनपुट एलिमेंट आर यूज विद ए फॉर्म एलिमेंट टू डिक्लेयर इनपुट कंट्रोल दैट अलाउ यूजर टू इनपुट डाटा, यानी कि इनपुट टैग जो है वो फॉर्म एलिमेंट या फॉर्म टैग के साथ में इस्तेमाल किया जाता है, जो कंट्रोल करता है कि डाटा जो यूजर है वो किस तरीके का डाटा हमें देगा। इनपुट फील्ड कैन वेरी इन मेनी वे डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट, यानी कि जो इनपुट टैग है उसके अलग अलग काफी प्रकार हैं जो कि इसके टाइप एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि जो उसका टाइप एट्रीब्यूट है ये डिपेंड करता है कि फॉर्म के टैग के साथ में यूज करके हम यूजर से कितने प्रकार का डाटा हम जो है उससे ले सकते हैं। नाम ले सकते हैं, पासवर्ड ले सकते हैं, ईमेल आईडी ले सकते हैं और काफी कुछ है जो आप आगे चलते चलते सीखेंगे। ठीक है जी, तो इसका जो पहला एट्रीब्यूट है वो हम टाइप से ही शुरू करते हैं। इसका जो पहला एट्रीब्यूट है वो है टाइप एट्रीब्यूट। स्पेसिफाई द टाइप इनपुट एलिमेंट टू डिस्प्ले, यानी कि चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम एक फॉर्म टैग ले लेते हैं और इसको नाम तो देंगे हम बाद में, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे नाम अभी दे देते हैं चलिए इसका, और इसको हम नाम दे देते हैं, सॉरी किया। अभी हमने इसको रिफ्रेश किया, सेव कर दिया। अब इसको गूगल क्रोम में खोलते हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने सिर्फ फॉर्म टैग बनाया, लेकिन इनपुट फील्ड उसके अंदर डिजाइन नहीं की हुई। तो हम इनपुट फील्ड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नेम ले लेते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं इनपुट टैग सिंगल टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है जी, आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम इनपुट टैग लेते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं और अपने स्पेस को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये नाम आ गया और उसके सामने एक फील्ड हमारे सामने आ रही है जहां पर हम कोई भी टेक्स्ट हम डाल सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। क्यों? जब तक हम इनपुट टैग के एट्रीब्यूट्स का यूज ना करें तब तक ये प्रॉपर नहीं माना जाता। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इनपुट में हमने लगा तो दिया कि हाँ भैया यहाँ से इनपुट लेनी है, लेकिन क्या लेना है, क्या यूजर जो है हमें क्या सामने से जो विजिटर है या यूजर है वो हमें क्या इनपुट देना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका पहला एट्रीब्यूट दे देते हैं, वो है टाइप। जो पहला एट्रीब्यूट है वो है इसका टाइप। टाइप से यहाँ पे मतलब है कि वो किस प्रकार का हमें
डेटा जो है हम उससे लेना चाहते हैं, या किस प्रकार की इनपुट उससे हम लेना चाहते हैं, उससे हम क्या चाहते हैं, उसका टाइप क्या है, किस प्रकार का है वो, तो वो टाइप के अंदर डिफाइन करना पड़ता है। मैंने कई बार आपको बताया, जो कईयों के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके अंदर हम अपने मन मर्जी से वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन कईयों के एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू होती है वो प्री डिफाइंड होती है, पहले से डिफाइन की गई होती है, उनके अलावा हम कोई और ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसकी जो पहली वैल्यू है वो है, दिखा देते हैं आपको, टेक्स्ट डिफॉल्ट डिफाइन ए सिंगल लाइन फील्ड टेक्स्ट फील्ड। ठीक है जी, यानी कि हम इसका जो पहला वैल्यू है वो है इसकी टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसको नाम के आगे एक इनपुट फील्ड लेना है जो कि टेक्स्ट है। अब नाम तो किसी का टेक्स्ट ही होगा ना, आपका नाम एबीसीडी होता है, एबीसीडीसी होता है, आपका नाम थोड़ी ना है A132 240, ऐसा तो नाम किसी का नहीं होता है, तो टेक्स्ट ही हमें लेना है। ठीक है, तो टेक्स्ट में 1 2 3 भी काउंट होता है, ऐसी कोई बात नहीं वैसे, लेकिन हम यहाँ पे टेक्स्ट यूज करते हैं कि जो टेक्स्ट है वो सामने हमें यूजर से लेना है। इसके साथ में एक दूसरा हम एट्रीब्यूट और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये काफी बड़ा है, इसके करीबन 10 से 15, मैं ये मानता हूँ कि कम से कम 5 से 7 वीडियो तो इसके बनेंगे ही बनेंगे इनपुट एलिमेंट के। इसका जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो है वैल्यू। ठीक है जी, स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। ठीक है जी, इस वैल्यू एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे डालते हैं इज इक्वल टू, अब वैल्यू, ये जो एट्रीब्यूट है इस टाइप के अंदर जहां पर हम वैल्यू यूज करते हैं, इसकी जो वैल्यू डालते हैं, इस वैल्यू एट्रीब्यूट की उसके हिसाब से अलग अलग पोजीशन हो जाती है। ठीक है जी, यहां पर हम वैल्यू डालते हैं, अब यहां पे मैं डाल देता हूं कंट्रोल एस से, मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुप कुमार पहले से लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी, लेकिन ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू, इसकी जो पोजीशन है वो इस टाइप के हिसाब से चलती है। ठीक है, आप टेक्स्ट के साथ में चाहें तो वैल्यू लगा सकते हैं और चाहें तो नहीं लगा सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है आप इसके साथ में वैल्यू यूज ही करें, लेकिन इसके काफी ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनके साथ में हमें वैल्यू यूज करनी पड़ती है। ठीक है जी, उनके बारे में हम नेक्स्ट धीरे धीरे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है मतलब के वो है पासवर्ड। ठीक है जी, पासवर्ड क्यों, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूं पासवर्ड। ठीक है जी, अब मैंने इसको बोल दिया पासवर्ड, तो क्या होगा, रिफ्रेश किया, यहाँ पे एक BR टैग मुझे देना पड़ेगा, सॉरी, सेव किया, और यहाँ पर भी मैं एक BR का जो टैग है वो लगा देता हूँ, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया टेक्स्ट, ये हो गया अनुप कुमार। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखिए यहाँ पे पासवर्ड ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ आ रहा है, पासवर्ड तो नहीं आना चाहिए था। अब मान लो यहाँ पे कोई यूजर अपना पासवर्ड बाय डिफॉल्ट हटा के चेक करता है, मैं जैसे डालता हूँ तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, और मेरे पीछे कोई बैठा और मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ तो वो मेरा पासवर्ड देख सकता है। तो इसके लिए जो इसका दूसरा एट्रीब्यूट है वो हम यूज करते हैं, जो कि है पासवर्ड। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखिए ये जो पासवर्ड है ये डॉट डॉट्स के अंदर बदल गया, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालता है, यूजर कुछ भी डालता है, तो उसके साथ में बैठे हुए इंसान को ये नहीं दिखाई देगा किसने जो पासवर्ड है वो क्या चूज किया है। ठीक है जी, तो इसलिए हम इसके दूसरा एट्रीब्यूट पासवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट, एक इसका तीसरा जो एट्रीब्यूट है वो है टेल, यानी तीसरी जो वैल्यू है, सॉरी, टाइप की टेल। डिफाइन ए फील्ड फॉर एंटरिंग ए टेलीफोन नंबर, यानी कि एक फील्ड डिफाइन करता है जहां पर हम यूजर से उसका टेलीफोन नंबर
मांग सकते हैं। हटाओ उसको, इसी को कॉपी कर लो, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। टेलीफोन नंबर सॉरी टेलीफोन नंबर, तो हम क्या यूज करेंगे, टेल। और यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू अगर हम डालना चाहते हैं तो हम डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो हम उस वैल्यू को डिफाइन नहीं करेंगे। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए टेलीफोन नंबर। अब आप कहोगे तो टेक्स्ट से भी एंटर करा सकते हैं, इसके लिए अलग से उसे डिफाइन करने की क्या जरूरत है। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि कई टैग्स होते हैं जो यूजर के भी काम आते हैं और कई टैग्स होते हैं जो सर्च इंजन के भी काम आ सकते हैं। अगर सर्च इंजन हमारे के ऊपर आता है तो उसे पता लग जाएगा कि ये जो इनपुट टैग है हमने यूजर से उसका टेलीफोन नंबर इनपुट कराने के लिए यूज किया है। दूसरा, इसको हमें डिफाइन करना काफी आसान हो जाता है, इसे हमें कॉल करना काफी आसान हो जाता है। नहीं तो ठोकने को आप कील पत्थर से भी ठोक सकते हो, लेकिन हथौड़ी से ठोकेगा तो प्रॉपर ठोकती है। तो इसी तरह अगर इन फॉर्म्स को उनके एट्रीब्यूट्स के जरिए आप यूज करोगे तो वो फॉर्म जो है प्रॉपर बनता है। ठीक है जी, तो टेल हो गया जो कि यूजर से टेलीफोन नंबर इनपुट कराने के लिए यूज किया जाता है। अगला है ईमेल। डिफाइन ए फील्ड फॉर एन ईमेल एड्रेस। अभी इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल डी, और हम यहां पर डाल देते हैं ईमेल। ईमेल, और यहाँ पर हम अगर मैं वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में आपको समझ में इसलिए आएगा जब मैं आगे आपको दिखाऊंगा इसका अलग अलग यूज क्या होता है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे डाल दिया @gmail.com। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ईमेल का बॉक्स आ गया और हमने यूजर से उसकी ईमेल जो है वो एंटर करा ली। ठीक है जी, अगला है रेडियो बटन। डिफाइन ए रेडियो बटन। अब रेडियो बटन और डिफाइन ए चेक बॉक्स बटन, इनको जरा आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भैया कंट्रोल यहाँ से हटाते हैं, इसको ज्यादा टाइम लग जाएगा, कंट्रोल टी, और यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं ठीक है जी, हमने इसको कहा सेलेक्ट योर जेंडर। इनपुट टाइप जो हमने दिया, हमने टाइप दिया उसका रेडियो। रेडियो की स्पेलिंग गलत हो गई, रेडियो। ठीक है जी, यहाँ पर हमने क्या कहा उसको, हमने यहाँ पर उसको एक काम करते हैं, नेम दे देते हैं। नेम एट्रीब्यूट है, अलग से एट्रीब्यूट है इसका एक, इसको नेम दे देते हैं हम। थोड़ा सा हम बदल लेते हैं और यहाँ पर हम इसको देते हैं वैल्यू, और यहाँ पर मैं CPR टैग हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ फीमेल। फीमेल मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, कंट्रोल S, और मैं इसको वापस से काम करता हूँ, कंट्रोल, इसको वापस से कॉपी कर लेता हूँ, उसको हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फीमेल, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको मेल। कंट्रोल S से मैंने सेव किया,
कंट्रोल डी, और यहाँ पर मैंने इसको किया रिफ्रेश करते हैं हम लिप से। तो देखिए यहाँ पे आ गया सेलेक्ट योर जेंडर। यहाँ पर रेडियो बटन का एक काम होता है कि जो हम किसी दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को ही चूज कर सकते हैं। मैं सारे तो चूज नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं कि भैया ये सारे चूज कर लूं तो मैं सारे चूज नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने रेडियो बटन चूज किया है। यानी कि रेडियो बटन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कुछ ऑप्शन उसे देने होते हैं और हम चाहते हैं कि उनमें से वो सिर्फ एक ही ऑप्शन को यूज करे या एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाए, तब हम रेडियो बटन का यूज करते हैं वहां पर। अब इसमें मैं आपको जो वैल्यू बटन का जो बता रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू में आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है मेल, लेकिन इसके आगे दिया हुआ है फीमेल, और यहाँ पर हमें शो फर्स्ट में फीमेल ही हो रहा है, ना कि वैल्यू वाला। यहाँ पे जो हम वैल्यू दे रहे थे वो हमें यहाँ पे शो हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू शो नहीं हो रही है। यहाँ पर वैल्यू जो होती है वो सामने यूजर को शो हो जाती है, लेकिन जब मैंने बताया था टाइप के हिसाब से इसका यूज बदल जाता है। यहाँ पर वैल्यू जो होती है ये डाटाबेस के अंदर जाती है। अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू फीमेल नहीं करूंगा और इसको मेल नहीं करूंगा तो क्या होगा? यूजर फीमेल सेलेक्ट करेगा, लेकिन डाटाबेस में उसकी जो वैल्यू जाएगी वो मेल जाएगी। यहाँ से डाटाबेस का जो वैल्यू भेजेगा वो उसकी वैल्यू मेल भेजेगा, ना कि फीमेल। ठीक है जी, तो ये वैल्यू बटन अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू या अलग अलग काम करता है ये एट्रीब्यूट। ठीक है जी, तो ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इसका यूज अलग है और यहाँ पर इसका यूज अलग है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक देते हैं दूसरा जो इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स में हम क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे देते हैं ठीक है जी, सेलेक्ट योर हॉबीज, सेव किया। अब यहाँ रेडियो बटन की जगह हम इसको टाइप जो है, इसका नेक्स्ट टाइप जो है वो है चेक बॉक्स। ठीक है, नेम हमने इसको दे दिया हॉबीज को, हॉबीज। वैल्यू में हमने इसका डाल दिया गेम्स, मुझे गेम खेलना बड़ा पसंद है, और यहाँ गेम्स की जगह हमने किसको कर दिया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ से, गेम्स की जगह हमने कर दिया यहाँ पे कंट्रोल टी, ये हमने यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पे गेम्स की जगह हमने इसको डाल दिया सेव किया, रिफ्रेश किया। ओहो, मैं इस जगह बी अटैक का यूज नहीं किया, सिलेक्ट योर हॉबीज। यहाँ पर हमें बी अटैक हमने यूज कर दिया, रिफ्रेश किया। तो देखिए रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या फर्क है। रेडियो बटन में हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और गेम्स में हम चाहें तो 2, चाहें तो 3 और चाहें तो 1, चाहे तो पहला और लास्ट, चाहे तो दूसरा और लास्ट। आपने काफी वेबसाइट्स पे देखा होगा, वो आपसे इस तरह के ऑप्शंस देते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा चेक बॉक्स बटन। ठीक है, तो अभी आपने जो जिन जिन टाइप्स के बारे में पढ़ा
वो थे हमारे टेक्स्ट, पासवर्ड, टेल यानी कि टेलीफोन, ईमेल, यूजर से उसकी ईमेल को इनपुट कराने के लिए, और रेडियो बटन और चेक्स बॉक्स एट्रीब्यूट। ठीक है, हम इनको चेक्स बॉक्स और रेडियो को हम कैसे यूज करते हैं इसके बारे में आपने अभी जाना। ठीक है जी, हम चेक बॉक्स है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम एक तरीके से यूज कर सकते हैं। हम इसको यूज करते हैं कहाँ मेरा भाई, डांस को हम यहाँ से हटा देते हैं। एस तो यहाँ पे आई एग्री आ गया, उसको आई को बेचारे को बड़ा करो, छोटा हो गया। रिफ्रेश किया तो देखिए आई एग्री आ गया और हमने इस पे टिक कर दिया। अगर हम चाहते हैं इसको पीछे दिखाना तो हम इसको सीधा उठाया यहाँ से और यहाँ पर डाला, कंट्रोल एस पे टिक किया, रिफ्रेश किया और आई एग्री पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप चेकबॉक्स का यूज कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जो आज मैंने समझाया है आपको, और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए आप। ठीक है जी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और अपने HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना टाइम गवाए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और थोड़ा सा उन्हें शेयर भी कीजिए, ताकि हमें हिम्मत मिले और हम इसी जोश के साथ और वीडियो बनाते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सॉरी, तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था इनपुट टैग के कुछ टाइप जो एट्रीब्यूट है उसके कुछ वैल्यूज के बारे में। ठीक है जी, अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर पहले की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसे शुरू कीजिए। अगर आप उसे पहले से ही देख चुके हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, टाइप एट्रीब्यूट के मैंने टेक्स्ट, पासवर्ड, टेल, ईमेल, रेडियो, चेकबॉक्स, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। अगला जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है डेट। डिफाइन ए डेट कंट्रोल, ईयर, मंथ एंड डे, नोट टाइम। यानी कि हम डेट एट्रीब्यूट के जरिए हम यूजर से साल, महीना और दिन की जो है इनपुट ले सकते हैं। कैसे दिखाता मैं आपको। ये हमारा जो पहला है, ये हमने पहले जो बनाया था इससे पिछले वीडियो में वो है। तो हम इसको आई एग्री को नीचे कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर कहते हैं हम उससे क्या कहते हैं, अपना फिल करो। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ फिल करो। क्या करना है आपको डेट ऑफ बर्थ में, आपको कहना है इनपुट टाइप सेव किया, रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर आ चुके हैं। आप चाहे तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करते के साथ ही आप देखें 11 महीना पहली तारीख, सॉरी 11 तारीख पहला महीना और 2017 मैंने सिलेक्ट कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ, अगर आप उससे कोई डेट, महीना
तारीख और साल चाहते हैं तो आप डेट जो वैल्यू है उसका यूज करते हैं। ठीक है जी। अब आता है टाइम। डिफाइन ए कंट्रोल टू एंटरिंग ए टाइम, नो टाइम जोन। टाइम जोन से इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। आप अगर यूजर से टाइम भी लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप क्या कहेंगे उसको, आप इसी को एक हम कंट्रोल डी कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टाइम। ठीक है जी। और यहाँ पर हम अपना एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वो है टाइम। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए टाइम आ गया। यहाँ पे मैं घंटे के अंदर और मिनट जो है वो यहाँ पर एंटर कर सकता हूं। ठीक है जी, जिसे हम अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट इसका जो एट्रीब्यूट है वो है डेट टाइम अंडरस्कोर लोकल। डिफाइन ए डेट एंड टाइम कंट्रोल। यानी कि अगर आप यूजर से चाहते हैं कि डेट के साथ वो टाइम भी एंटर करें, जैसे कई बार कुंडली बनाना होती है तो आप यूजर से, डेट से तो बात नहीं बनती है, तो आप यूजर से उसकी कुंडली के लिए टाइम भी तो मांगते हैं ना। चाहे तो आप अलग अलग मांग सकते हैं, चाहे तो आप एक साथ मांग सकते हैं। कैसे हम यूज करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है जी, इनपुट लिया, टाइप लिया हमने यहाँ पर डैश लोकल, सेव किया, कंट्रोल एस से रिफ्रेश करते हैं अब इसको। तो देखिए यहाँ पर डेट भी आ गई, ईयर आ गया, कौन सा आप ईयर चाहते हैं, मंथ कौन सा था, डेट कौन सी थी, टाइम क्या था, कितने घंटे थे और कितने मिनट थे। ठीक है जी। यहाँ से हम सिर्फ डेट और वो सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया और यहाँ से हम टाइम को अप डाउन करके इसको यूज कर सकते हैं। ये क्रॉस का निशान बनाते ही क्रॉस हो जाता है। डेट और टाइम के साथ में, डेट के साथ में एक्चुअल में ये एरो भी आता है जिसमें हमारा कैलेंडर भी आता है और उस कैलेंडर के जरिए हम जाकर डायरेक्ट अप डाउन ना करके उस चीज को हम चूज कर सकते हैं। ठीक है जी। ये इसके अंदर भी डेट के साथ में आता है, चाहे तो हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट है मंथ। डिफाइन ए मंथ एंड ईयर कंट्रोल। यानी कि आप चाहते हैं कि आप उससे एक्चुअली डेट ना लें, सिर्फ मंथ लें, तो आप क्या करेंगे, तो हम यूज करते हैं इसके लिए इसका यूज, हम कहते हैं मंथ के लिए सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे ईयर और महीना ही आएगा सिर्फ। आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप किसी डेट को आप सिलेक्ट करना चाहे तो सिलेक्ट हो नहीं पा रही है, और 11, 13, सिर्फ आप महीना और ईयर ही सिलेक्ट कर सकते हैं जितनी आपको जरूरत है। सिर्फ आप डेट चाहें तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। ये अपने अपने यूज के हिसाब से होता है। जहां पे किसी वेबसाइट पे सिर्फ आपको महीना और ईयर ही चाहिए तो वहां पे आप डेट नहीं चाहिए आपको या टाइम नहीं चाहिए आपको, तो आप वहां पे मंथ जो इसका वैल्यू है उस टाइप की उसको यूज करके यूजर से महीना और ईयर जो है वो ले सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है इसका वीक। डिफाइन ए वीक एंड ईयर कंट्रोल। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कौन से हफ्ते में
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईयर आएगा और यहाँ पर वीक आएगा। यहाँ पे डेट नहीं आ रही, कौन सा हफ्ता। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं अक्टूबर में 13 में 10 तारीख, तो 41वां हफ्ता। अगर हम चाहते हैं अक्टूबर से हम आ जाए जनवरी में 6 में, तो 23वां हफ्ता, ठीक है नहीं, यानी 23वां वीक जो होता है हफ्ता हम उसे बोल सकते हैं हिंदी में अगर बोले तो, ठीक है। सप्ताह या हफ्ता आम भाषा में बोल देते हैं कौन से हफ्ते में या कौन से सप्ताह में है। अगर आप चाहते हैं उससे सप्ताह वाइज लेना, तो आप उसे वीक जो टाइप वैल्यू है उसका यूज करते हुए आप इसे डिफाइन कर सकते हैं और यूजर से उस चीज की इनपुट ले सकते हैं, ठीक है जी। तो आज हमने जाना डेट एंड टाइम, लोकल, मंथ और वीक के बारे में। डेट जो है उससे हम प्रॉपर डेट, मंथ और ईयर की इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, चाहे हम उसे डेट ऑफ बर्थ के टाइप में लेना चाहते हो। टाइम के जरिए हम उससे क्या कहते हैं, टाइम भी ले सकते हैं, घंटे और मिनट के हिसाब से। सेकंड इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। डेट एंड टाइम के अंदर, डेट टाइम लोकल के अंदर हम डेट के साथ साथ, यानी कि डेट के अंदर ईयर, मंथ और डेट के साथ साथ हम उससे घंटे और मिनट की इनपुट भी अगर हम चाहते हैं तो हम डेट टाइम लोकल का यूज करते हैं। मंथ के अंदर सिर्फ हम महीना और साल ही, अगर हम चाहते हैं कि यूजर महीना और साल ही एंटर करे, उसकी इनपुट हमें दे, तो हम मंथ जो वैल्यू है उसका यूज करते हैं। और लास्ट है इसका वीक के अंदर हम हफ्ते या सप्ताह या वीक और साल की अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि यूजर हमें उस हिसाब से इनपुट दे, तो हम वीक जो वैल्यू है उसका यूज करते हैं। ये अपनी अलग अलग जगह होती हैं जहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने बताया आपको, अगर किसी की आप कुंडली बना रहे हो तो वहां पे आपको डेट और टाइम की दोनों की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे आप डेट ऑफ बर्थ से तो काम नहीं चला सकते, उसका टाइम भी आप लेना चाहोगे तो वहां पे आप डेट एंड टाइम का यूज करोगे। इसी तरह आपकी जो रिक्वायरमेंट है वेबसाइट की, उस फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इनका यूज करते हैं, ठीक है जी। अगर आप इस वीडियो के रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त अनूप कुमार और अपने इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा ये फायदा है कि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। जब आपको टाइम मिले तब आप अपने टाइम के हिसाब से उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर बार बार आकर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उससे पहले की वीडियो देख लीजिए और तब इसे कंटिन्यू कीजिए। अगर आप ऑलरेडी पहले की वीडियो देख चुके हैं तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था HTML के इनपुट टैग के बारे में कि इनपुट टैग क्या है। इनपुट टैग एक्चुअल में एक यूजर से कुछ डाटा इनपुट कराने के लिए हम इस टैग का यूज करते हैं। इस टैग को हम फॉर्म टैग के साथ में इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको टाइप एट्रीब्यूट के बारे में बताया था। टाइप एट्रीब्यूट की अलग अलग वैल्यूज होती हैं जो कि टेक्स्ट, पासवर्ड, टेल, ईमेल, रेडियो बटन्स, चेकबॉक्स, डेट टाइम, लोकल, मंथ और वीक, ठीक है जी। इन सब के बारे में मैं इससे पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब शुरू करते हैं आगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू है टाइप एट्रीब्यूट की वो है कलर। डिफाइन ए कलर टिकर, यानी कि हम यूजर को एक कलर चूज करने के लिए बोलते हैं जिससे वो अपनी मर्जी से कलर चूज
कर सकता है अगर हमारे फॉर्म में उसकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए हम यूजर को बोलेंगे ठीक है जी, सेव किया। इससे पहले मैंने इन सब के बारे में बताया था, इसको नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कलर पिक करने का एक ऑप्शन आ चुका है, जिसपे यूजर क्लिक करेगा तो अपना जो कलर चूज करना चाहता है वो उसे यहाँ से चूज कर सकता है। आपने काफी वेबसाइट देखी होंगी जहां पर आप फ्री में लोगो बना सकते हैं, फ्री में अपना नाम डिजाइन कर सकते हैं। तो वहां पर वो आपको कलर चूज करने का ऑप्शन देता है कि आप अपने नाम में कौन सा कलर चाहते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप जो कलर चूज करते हैं आपका नाम उसी तरीके से आपके सामने शो होता है। ठीक है जी, तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट जो है वो है हिडन। डिफाइन ए हिडन इनपुट फील्ड, यानी कि इसके बारे में यूजर को पता नहीं चलता है, इसके बारे में यूजर को दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वो सबमिट करता है तो वो एक वैल्यू भी सबमिट हो जाती है। ठीक है जी, इसलिए फॉर एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं आपको। इनपुट हमने टैग लिया, इसमें टाइप दिया हमने और वैल्यू दे दी हमने पर यहाँ तो BR टैग की जरूरत ही नहीं है, सॉरी। कंट्रोल ऐसे मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही यूजर आई एग्री पे टिक करके इसे सबमिट करेगा तो जो हमने इसके अंदर वैल्यू दी है यहाँ पर हिडन टाइप के अंदर हिडन और वैल्यू जो इंडिया दी है वो बाय डिफॉल्ट उसकी तरफ से सेलेक्ट हो जाएगी, और सेलेक्ट होने के बाद हम उसे जावास्क्रिप्ट के जरिए हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था इसका हिडन वैल्यू टाइप एट्रीब्यूट की। अब नेक्स्ट है URL। डिफाइन ए फील्ड सेट फॉर एंटरिंग ए URL, यानी कि जब हम यूजर से URL की इनपुट लेना चाहते हैं तब हम इस टैग का यूज करते हैं या इस वैल्यू का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहते हैं यूजर से ऐड सेव किया, इनपुट टाइप हमने दिया इसको ठीक है, यहाँ पर हमने उसको URL का टाइप दे दिया। जैसे इस पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक URL एक इनपुट बॉक्स आ जाता है, जिसके जरिए हम उसका जो URL जो यूजर है वो यहाँ पर URL को जो पेस्ट कर सकता है। ठीक है जी, जो उसका अगर कोई होम पेज वगैरह है, वो वेबसाइट है, वो यहाँ पर हम यूजर से चाहते हैं कि वो उसके अंदर इनपुट हमें URL की दे, तो हम उसे इस तरीके से डिफाइन करते हैं यूजर के लिए, जिससे यूजर की जो वेब पेज या कोई भी URL वो देना चाहता है उसकी इनपुट हम URL टैग के जरिए या URL वैल्यू के जरिए लेते हैं। ठीक है जी, अगला है नंबर्स। अगर हम यूजर से चाहते हैं डिफाइन ए फील्ड टू एंटरिंग ए नंबर, अगर हम यूजर से कुछ नंबर्स के जरिए कुछ लेना चाहते हैं, किसी नंबर्स के अंदर हम उसे लेना चाहते हैं, तो हम इसका यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं वो बताइए। ठीक है जी, तो वो मेरे को बताएगा बिटवीन 1 and 6। ठीक है जी, यहाँ पर हमने दे दिया उसको इनपुट टैग, जिसके अंदर हमने बोला
टाइप नंबर, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो चाहता है तो हमें यहाँ से अपनी मर्जी से कोई नंबर दे सकता है 1 से लेके, लेकिन हमने कहा 1 से लेके 6 तक ही नंबर दे, तो हमें 1 से 4 5 6 जो नंबर है वो हमें दे सकता है। ठीक है जी, ये था इसका नंबर की वैल्यू, इस एट्रीब्यूट का नंबर वैल्यू। उसके बाद है रेंज। डिफाइन ए कंट्रोल फॉर एंटरिंग ए नंबर whose exact value is not important like a slider control। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको आपको समझाते हैं। हम कहते हैं आप हमें पॉइंट दो, आप हमें पॉइंट्स दो। कैसे पॉइंट दो, आप हमें इनपुट दो पॉइंट के अंदर के इसको दो, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे एक स्लाइडर आपके सामने आ जाएगा जिस स्लाइडर के जरिए यूजर हमें पॉइंट दे सकता है। आप जैसे यूजर से पॉइंट लेना चाहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट को कितना पॉइंट देना चाहते हैं, तो यूजर ने हमें इतना पॉइंट दिया और सबमिट कर दिया कि उसके यूजर में हमारी इतनी वैल्यू जो है वो यहाँ तक है। ये हमें एक स्लाइडर प्रोवाइड कराता है हमारी वेबसाइट पे, जिसके जरिए यूजर हमें कुछ पॉइंट्स दे सकता है। ठीक है, बाकी आपका यूज है, आपका थॉट है, आप इसे किस जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू के अंदर डिस्क्रिप्शन, तो यानी कि हम वैल्यू के लिए एक वैल्यू एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के लिए एक अलग से टैग आता है, हम वो भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोलते हैं अबाउट यू में डाल देते हैं सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहां पर देखिए यूजर अपने बारे में कुछ यहां से अगर हम चाहते हैं 1 लाइन में 2 लाइन में वो हमें कुछ डिस्क्रिप्शन या कुछ भी दे, जो हम यूजर से कुछ छोटी डिस्क्रिप्शन हम उससे अगर लेना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर वैल्यू जो है टाइप के अंदर वैल्यू की वैल्यू जो है वो यूज करते हुए हम उससे कुछ भी इनपुट ले सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो कुछ ज्यादा लंबा जा रहा है तो यहीं तक बहुत है। अब आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको कहा था ये जो इनपुट टैग है इसके काफी सारे वीडियो बनने वाले हैं, अप्रोक्स आप मान के चलिए तो कम से कम नहीं तो 7 से 10 के बीच में वीडियो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि मैं एक एक चीज एक एक टैग को समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ भी छूट ना जाए मेरी कोशिश यही रहती है। और आप रट्टाफिकेशन ना करें, हर एक चीज को समझें, तो मेरी कोशिश यही रहती है वीडियो ज्यादा लंबे ना हो, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो थोड़ा बोर करने लगता है। मेरी आवाज वैसे ही बोरिंग है, बंदा और बोर होने लगता है अगर वीडियो ज्यादा लंबा चला जाए। तो ठीक है, तो ये थे हमारे इसकी अलग अलग वैल्यूज, कलर्स, हिडन, यूआरएल, नंबर्स, रेंज और वैल्यू। कलर्स का हम यूज करते हैं यूजर से किसी कलर को डिफाइन करने के लिए, कोई कलर पिक करने के लिए जो यूजर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकता है। हिडन के अंदर हम यूजर को उसकी इंफॉर्मेशन शो नहीं होती है, जब वो सबमिट करता है तो जो वैल्यू हम हिडन के अंदर डालते हैं वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट सबमिट हो जाती है। यूआरएल का इस्तेमाल हम करते हैं यूजर से किसी यूआरएल, किसी होम पेज या किसी भी यूआरएल को इनपुट लेने के लिए। नंबर्स के जरिए हम यूजर से कुछ नंबर्स, चाहे हम किसी भी रूप में लेना चाहें, कुछ नंबर्स अगर हम उससे लेना चाहते हैं तो नंबर हम ले सकते हैं। रेंज का इस्तेमाल भी हम कुछ कंट्रोल्स के जरिए उससे इंपॉर्टेंट वैल्यू को लेने के लिए हम करते हैं, जो हमें एक रेंज हमें एक स्लाइडर प्रोवाइड कराता है एक प्रकार से। और वैल्यू के अंदर
हम उससे कुछ डिस्क्रिप्शन छोटी सी अगर हम लेना चाहते हैं तो हम वैल्यू के अंदर वैल्यू यूज करते हैं, टाइप के अंदर उसका वैल्यू के अंदर वैल्यू यूज करते हैं और उससे छोटी सी कोई डिस्क्रिप्शन हम चाहें तो हम ले सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप इस वीडियो के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और अपने HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना टाइम गंवाए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। इससे पहले मैंने आपको इनपुट टैग के बारे में बताया था। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर आप इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। इनपुट टैग के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनपुट टैग जो है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्म टैग के साथ यूज किया जाता है। इसमें जो इसका पहला एट्रीब्यूट है वो है टाइप एट्रीब्यूट की अलग अलग वैल्यूज हैं। टेक्स्ट, यूजर से टेक्स्ट इनपुट कराने के लिए, पासवर्ड, यूजर से पासवर्ड इनपुट कराने के लिए, यूजर से टेलीफोन इनपुट कर लेने के लिए, ईमेल, यूजर से ईमेल इनपुट लेने के लिए, रेडियो, यूजर से को एक लिस्ट प्रोवाइड कराता है जिसमें से यूजर सिर्फ एक ही ऑप्शन को चूज कर सकता है। चेकबॉक्स के जरिए यूजर को हम एक लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं जिसमें यूजर अपनी मर्जी से चाहे तो उन लिस्ट में से सभी को चूज कर सकता है, या चाहे तो एक को, दो को, चार को उस लिस्ट में से चूज कर सकता है, चेक कर सकता है। डेट के जरिए हम यूजर से ईयर, मंथ और डेट लेते हैं। टाइम के जरिए हम टाइम में घंटे, आवर्स और मिनट्स जो होती हैं उनको लेते हैं। डेट टाइम लोकल में डेट और टाइम दोनों लेते हैं। मंथ के अंदर मंथ और ईयर लेते हैं। वीक के अंदर हम यूजर से वीक और ईयर की जो इंफॉर्मेशन है वो इनपुट लेते हैं। और कलर्स के अंदर हम यूजर से कोई भी जो कलर है वो चूज करा सकते हैं, उसकी इनपुट ले सकते हैं। हिडन के जरिए हम यूजर को बिना पते लगे कोई इनपुट ले सकते हैं। URL के जरिए हम यूजर से कोई भी URL की इनपुट ले सकते हैं। नंबर के जरिए हम किसी नंबर की इंफॉर्मेशन, जो हम नंबर चाहते हैं वो यूजर हमें दे सकता है। रेंज के जरिए, एक स्लाइडर के जरिए वो हमें एक इंफॉर्मेशन दे सकता है। वैल्यू के जरिए वो हमें डिस्क्रिप्शन, थोड़ी बहुत जो छोटी डिस्क्रिप्शन है वो हम वैल्यू के जरिए लेते हैं। इन सब के बारे में डिटेल से मैंने आपको इनसे पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको इन सब के बारे में बताया था। ठीक है जी। अब शुरू करते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है फाइल एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं यूजर से कोई फाइल को अपलोड करने के लिए, जो हमें ब्राउजर पर एक ब्राउज का ऑप्शन जो है दिखाई देता है। ठीक है जी। कैसे? तो हम कहते हैं सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट ए फोटो, चूज पे गए तो यहाँ से यूजर चाहे तो जो फोटो अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट कर सकता है और उसे अपलोड कर सकता है। ठीक है जी। तो यूजर से हम कोई भी फाइल कराने के लिए जरूरी नहीं है फोटो ही सिलेक्ट करें, हम चाहे तो वीडियो सेलेक्ट करा सकते हैं, चाहे तो जो भी फाइल हम उससे इनपुट कराना चाहते हैं, PDF हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, जो भी हम फाइल उससे इनपुट कराना चाहते हैं हम उसे फाइल वैल्यू के जरिए हम उस यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला है रीसेट। डिफाइन ए रीसेट बटन, रीसेट ऑल फॉर्म वैल्यू टू डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है जी। अब ये रीसेट वैल्यू क्या है चलिए हम दिखाते हैं। हम आपको इसके यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं, इनपुट। ठीक है। टाइप डाला हमने, रीसेट।
अब मैंने आपको इसमें एक चीज और मैं लेते हुए चल रहा हूँ साथ में आपको वैल्यू, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसके बिना दिखाता हूँ आपको। सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे रीसेट लिखा हुआ आ गया। मैं इसको अभी फिलहाल ये टैग दे देता हूँ, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए रीसेट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ रीसेट की जगह कुछ और लिखा हो तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइन कर दूंगा। वैल्यू इक्वल टू डिफॉल्ट, कंट्रोल एस से सेव किया तो ये देखिए डिफॉल्ट जो इसकी है नाम यहाँ पे रीसेट की जगह डिफॉल्ट हो गया है। मैंने आपको बताया था वैल्यू एट्रीब्यूट है जो अलग अलग जगह अलग अलग काम करता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये किस काम आता है अब मैं दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे अनूप कुमार डाल दिया है, यहाँ पे ये सब डाल दिया, यहाँ पे अनूप कुमार की जगह ये मैंने भर दिया, यहाँ पे पासवर्ड की जगह ये डाल दिया मैंने, यहाँ पे ये डाल दिया मैंने, यहाँ पे फलाना फलाना डाल दिया, यहाँ पे मेल कर दिया, यहाँ पे कंप्यूटर गेम सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ ले लिया, यहाँ पे मैंने कुछ ले लिया। ये सब लेने के बाद में मैंने इसको हिला दिया और जैसे ही मैं इसको डिफॉल्ट करता हूँ तो ये देखिएगा आप सब कुछ जैसा का जैसा था वैसा का वैसा डिफॉल्ट हो जाता है। तो ये पूरे के पूरे फॉर्म को डिफॉल्ट करने के लिए, रीसेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है जी। समझ में आ गया होगा आपके। अगला जो है वो है बटन, डिफाइंड ए क्लिकेबल बटन। अब मैंने आपको बटन टैग के बारे में बताया था, अगर आप चाहें तो बटन टैग का यूज ना करते हुए इनपुट एलिमेंट के जरिए भी एक बटन बना सकते हैं। कैसे दिखाते हैं जी हम आपको, क्यों टेंशन ले रहे हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू हमने डाला बटन, ठीक है जी। हमने इसको डाल दिया बटन, सॉरी बटन की स्पेलिंग गलत कर दिया मैं, बटन, और हमने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने इसको BR कर दिया, कंट्रोल से हमने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर एक बटन आ गया है। ये बटन तो आ गया है लेकिन इसका कुछ नाम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने इसकी साथ एट्रीब्यूट और यूज करना पड़ता है, यहाँ पर वैल्यू। कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया तो यहाँ देख सकते हैं क्लिक में, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे एक छोटा सा एक्शन डालते हैं, क्योंकि एक बटन है, कोई सबमिट वैल्यू नहीं है और बटन है। हम चाहते हैं इस बटन के ऊपर क्या हो, इस बटन पे हो ऑन क्लिक इक्वल टू एक मैसेज आए जावा का, ठीक है जी। इसके हमने डबल वैल्यूज हमने इसके अंदर डाल दी। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, क्लिक किया तो देखिए हेलो फ्रेंड्स एक मैसेज आ गया। हालांकि ये मैसेज जावा स्क्रिप्ट के जरिए आया है, जो वो स्क्रिप्ट मैंने नीचे यहाँ पे ऑलरेडी पहले टाइप कर दी थी टाइम बचाने के लिए, नहीं तो वीडियो और भी लंबा हो जाता है स्क्रिप्ट टाइप करने के चक्कर में, ठीक है जी। तो यहाँ पे बटन हमने लगा दिया है एक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन के पे क्लिक करते ही एक मैसेज हमारे सामने आ गया है। हम चाहें तो बटन टैग का भी यूज कर सकते हैं और हम चाहें तो टाइप के अंदर बटन को वैल्यू को यूज करते हुए भी एक बटन बना सकते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इमेज, डिफाइंड एन इमेज द सबमिट बटन, ठीक है जी। डिफाइन एन इमेज एज द सबमिट बटन, यानी कि हम सबमिट में आपने देखा होगा सबमिट लिखा होता है, लेकिन हम चाहें तो एक सबमिट की जगह एक इमेज को भी हम यूज कर सकते हैं, उसको सबमिट उसके जरिए भी हम क्लिक करवा सकते हैं, उस फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। कैसे? तो हम यहाँ पर जाते हैं, आई एग्री से थोड़ा सा हाई नीचे क्लिक कर लेते हैं। आई एग्री से नहीं, आई एग्री बाद में आना चाहिए, आई एग्री के बाद में सबमिट होता है। तो हम यहाँ पे लेते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज
और इमेज में हम देते हैं इसका सोर्स इक्वल टू सोर्स देते हैं। यहाँ पे मैंने फाइल पटक रखी है img.jpg और उसमें एक अल्टरनेट टेक्स्ट देना जरूरी होता है इमेज जब भी हम यूज करते हैं। तो हम करते हैं सबमिट के लिए हम यूज कर रहे हैं। उसकी हम हाइट दे देते हैं क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है। हाइट हमने उसकी दे दी 30 और विड्थ की शायद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पर एक वैल्यू आ चुकी है, एक इमेज जो है आ चुकी है। तो हम इसको भैया br टैग जहाँ पे दे देते हैं, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ढंग से। हाँ, अब आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ये देखिए आप एक इमेज आ गई। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको वैल्यू को सबमिट कर देता है। इसका दो जगह हम यूज करते हैं, एक तो सबमिट करने के भी काम आता है और दूसरा अगर हम चाहते हैं यूजर से PHP के अंदर x और y की वैल्यू लेना, यानी कि वो इमेज के ऊपर कहाँ क्लिक कर रहा है इसकी वैल्यू हमारे पास जाए, तो वो भी हम ले सकते हैं। देखिए मैं इस इमेज में यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू आ रही है x की 40, y की 26। ठीक है जी, मैं इसको बैक करूंगा और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए जी यहाँ पर वैल्यू आ रही है x की 4 और y की 7। समझ गए जी। तो हम इसे सबमिट कराने के अंदर भी यूज कर सकते हैं और हम चाहे तो इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं PHP के अंदर प्रोग्रामिंग में, उससे कुछ अलग से कैलकुलेशन करने के लिए हम चाहें तो उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा इमेज टैग। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा सर्च। डिफाइन एन टेक्स्ट फील्ड फॉर एंटरिंग सर्च स्ट्रिंग्स, यानी कि हम जब चाहते हैं यूजर कुछ आए, वो कुछ सर्च करना चाहता है तो हम सर्च का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पर हम डालेंगे सर्च। ठीक है जी, और सर्च में हम कुछ नहीं डालेंगे यहाँ पे और उसके बाद में हम इसे बंद कर पाएंगे। कंट्रोल से सेंड किया, सेव किया, यहाँ पे हम डाल देते हैं फाइंड। कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे एक फाइंड का आइकन आ गया। यूजर कुछ भी डाल के यहाँ पे हम सर्च का एक बटन लगा सकते हैं। ठीक है, उस पर क्लिक करके वो उसे सर्च कर सकता है। जैसे ही सर्च में यहाँ पे कुछ डालेगा तो ब्राउजर को पता लग जाता है कि ये जो टैग है वो सर्च करने के लिए यूज किया है। इसका इस्तेमाल हम PHP के अंदर ज्यादा करते हैं। सिर्फ HTML के अंदर तो वेब पेज डेवलप किया जाता है, PHP के अंदर उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है जी, जब हम PHP पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से, ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। इसका लास्ट एंड फाइनल जो है वो है सबमिट। सबमिट का आप समझ ही गए होंगे। सबमिट का जो यूज है वो फॉर्म को सबमिट कराने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली हम यूज करते हैं इनपुट, आप यहाँ पे टाइप देते हैं इक्वल टू सबमिट। सबमिट इसको हम फिलहाल ऐसे ही सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे सबमिट का बटन आ गया। सबमिट पे क्लिक करते हैं, ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है जी, आप चाहते हैं सबमिट की जगह कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करेंगे इक्वल टू, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, फिर देखिए यहाँ पे वैल्यू देते के साथ ही एंटर जो है वो दिखाई देने लगा है, इसके ऊपर लिखा हुआ। ठीक है जी, एंटर है, सबमिट है। जो आप भी चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक में लिखा है तो वो आप वैल्यू के अंदर जैसे डिफाइन करेंगे तो वो उस बटन के ऊपर शो होने लगता है। ठीक है जी, तो अभी मैंने आपको बताया फाइल के बारे में। फाइल जो है यूजर से कुछ ब्राउज कराती है। डिफाइन ए फाइल, सेलेक्ट फील्ड एंड ब्राउज बटन फॉर फाइल अपलोड।
जो हम यूजर से फाइल अपलोड कराना चाहते हैं उसके लिए हम फाइल वैल्यू का यूज करते हैं। रीसेट पूरे जब हम यूज करते हैं तो पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो रीसेट हो जाता है और जिस पे क्लिक करते के साथ पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो रीसेट हो जाता है। बटन डिफाइन क्लिकेबल बटन, जिसके जरिए हम कुछ भी यूजर जो उस पे क्लिक करे तो हम जावास्क्रिप्ट के जरिए कुछ अगर चाहते हैं तो वो हम उसे डिफाइन कर सकते हैं बटन बनाकर। और बटन टैग का यूज ना करके हम इनपुट के जरिए भी हम बटन टैग यूज कर सकते हैं। इमेज डिफाइन एन इमेज एज द सबमिट बटन। अगर हम सबमिट बटन ना लगाकर इमेज के जरिए भी हम उसे सबमिट करा सकते हैं इमेज यूज करके, इमेज वैल्यू को यूज करके। सर्च डिफाइन ए टेक्स्ट फील्ड फॉर एंटरिंग ए सर्च स्ट्रिंग। सर्च का यूज हम तब करते हैं जब हमें यूजर से कोई सर्च वैल्यू एंटर करानी हो। जैसे आप गूगल पर जाते हैं, गूगल पर कुछ भी आप सर्च करते हैं तो वहां पर वो सर्च इनपुट का यूज उसने किया है। तीसरा और सबसे लास्ट जो है इसका वो है सबमिट डिफाइन ए सबमिट बटन। सबमिट का हम यूज करते हैं जब हमारा फॉर्म एंड हो जाता है और हमें यूजर से उसे सबमिट कराना है तो हम सबमिट वैल्यू जो है उसे यूज करते हैं, जिसके जरिए यूजर उसे सबमिट कर सकता है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे इनपुट टैग का टाइप एट्रीब्यूट और उसकी कुछ वैल्यूज। अभी सिर्फ टाइप एट्रीब्यूट हुआ है, अभी इसके में काफी कुछ बाकी है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार और अपने इस अगले ट्यूटोरियल में आपका वेलकम करता हूं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज भी हम पढ़ेंगे इनपुट टैग के बारे में। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिस्ट, उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पहले की वीडियो देख चुके हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट टैग। इनपुट टैग के बारे में पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ और अब ये उससे आगे का है। तो इनपुट टैग के बारे में पहले बता चुका हूँ कि इनपुट टैग जो है वो यूजर से कुछ इनपुट लेने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, XYZ जो भी चीज हो सकती है, वो लेने के लिए इस इनपुट टैग का यूज किया जाता है। ये हमेशा फॉर्म टैग के साथ में ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, इसका तो पहला एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप के बारे में मैं बता चुका हूँ, इसके अलग अलग वैल्यूज हैं, टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल वगैरह वगैरह, चेकबॉक्स, वैल्यूज, फाइल्स, रीसेट बटन, इमेज, सबमिट, सर्च वगैरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा था। ठीक है जी, इसका जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है विड्थ। स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ एन इमेज एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट। ये जो विड्थ है, इसका जो एट्रीब्यूट है वो हमेशा इनपुट एलिमेंट के अंदर चौड़ाई जो है उसको दर्शाता है। ठीक है जी, फोर्थ है हाइट। स्पेसिफाई द हाइट ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। ये हाइट को गाइड करने के लिए या फिर हाइट निर्धारित करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है जी, पांचवा जो है वो है SRC। स्पेसिफाई द URL ऑफ द इमेज टू यूज एज सबमिट बटन। ठीक है जी, जो हम इमेज सबमिट बटन के लिए यूज करते हैं उसका सोर्स जो है वो बताने के लिए SRC का यूज किया जाता है। उसके बाद है छठा EALT। स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज। ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये चारों के चारों जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमेशा जब हम इमेज यूज करते हैं, यानी कि टाइप के अंदर हम जब इमेज यूज करते हैं तब उसके साथ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अब यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको। टाइप के अंदर मैंने इमेज यूज किया हुआ है, जिसके अंदर इसका एट्रीब्यूट SRC मैंने लिया हुआ है, ELT मैंने लिया हुआ है और हाइट मैंने ली हुई है। जब हम हाइट लेते हैं तो विड्थ ये उस इमेज के हिसाब से, उसके पिक्सल्स के हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिकली
ले लेता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसकी विड्थ भी जो है हम खुद डिसाइड करें या फिर खुद डिफाइन करें, तब हम इसका यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने इमेज लगाई हुई है, ठीक है जी। इसकी हाइट है, उसके बाद विड्थ इसने ऑटोमेटिकली ली है। अगर मैं चाहता हूँ ये थोड़ी सी यहाँ तक आए, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट और यूज करूंगा। उसको कंट्रोल एस किया मैंने, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए मेरी जो ये इमेज जो है उसका साइज जो है वो बढ़ गया है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ। कोशिश करूंगा मैं इसके आज एट्रीब्यूट, इसके लेसन जो है कम से कम रखूं, कम से कम चैप्टर्स में इसको खत्म करने की कोशिश करूं, क्योंकि इसका चैप्टर काफी आने की मुझे उम्मीद है। अगला है स्टेप, स्पेसिफाई द लीगल नंबर इंटरवल फॉर एन इनपुट फील्ड। यानी कि आप चाहते हो कि जो लीगल नंबर है सिर्फ वही कोई इंटर कर सके, तो आप स्टेप का यूज करते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक इनपुट टाइप ले लेते हैं नेक्स्ट में, सेव किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी काम लगाया मैंने लगाया ये सबमिट के बाद में, तो सबमिट यहाँ पे एंटर है, उसके बाद में हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये कॉलम आ गया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये नहीं, इसने स्टेप की स्पेलिंग गलत कर दी ज्यादा, सॉरी स्टेप में ये आता, मैंने ए लगा दिया। स्टेप कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली जो वैल्यू है वो 3 आ रही है, उसके बाद में 4, उसके बाद सॉरी 6, उसके बाद में 9, उसके बाद में 12, उसके बाद में 15। यानी कि ये जो है लीगल नंबर्स को लेता है। अगर हमने 3 डाल दिया तो ये 3 के लीगल जो नंबर होंगे उन्हीं को लेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 डाल देता हूं और इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूं, तो यहाँ पर आप देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से नंबर्स को लेगा। अगर यहाँ पर मैं 4 डाल देता हूं और फिर से सेव करता हूं और रिफ्रेश करता हूं, तो यहाँ पर ये उन्हीं नंबर्स को लेगा, ठीक है जी। तो ये हम नंबर्स के साथ में हम जब किसी नंबर एंटर कराना चाहते हैं और हम चाहते हैं वो लीगल नंबर में ही सिर्फ एंटर करे, तो हम स्टेप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम, स्पेसिफाई मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। यानी कि जैसे मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था, कहाँ गया वो, यहाँ पर मैंने था फैमिली मेंबर्स बिटवीन 1 to 6। अगर मैं चाहता हूँ वो कम से कम 1 डाले और कम से कम 6 डाले। अभी तो यहाँ पर वो अपनी मर्जी से चाहे तो जितना भी डाल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि वो कम से कम 1 डाले, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट योर फैमिली बिटवीन इनपुट नंबर के साथ में मैं यूज करूंगा 1, ठीक है जी। कंट्रोल एस से मैंने इसे सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर देखिए पहले तो ये माइनस में जा सकता था, अभी माइनस से नीचे नहीं जा सकता, 1 से ऊपर ही ये नंबर लेगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट में है मैक्स, यानी कि मैक्सिमम, स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट एलिमेंट। अगर मैं चाहता हूं, अभी तो 6 मैंने यहाँ से 1 से लेकर 6 तक इसको बोल रखा है, लेकिन मैं ये 7 तक भी जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ 6 तक ही आए, मैं क्या करूंगा, इसके साथ में एक और एट्रीब्यूट यूज करूंगा जो कि है मैक्स 6। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, अब ये देखिए मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूं लेकिन ये 6 से ऊपर
नहीं जा रहा है। ठीक है जी। अब मैं इसे और मिनिमम ये जो है 1 से नीचे नहीं आ सकता है। ठीक है जी। तो ये एट्रीब्यूट हम नंबर्स के साथ में जो हमारा टाइप के अंदर टाइप की वैल्यू जो नंबर है, जब हम उसका यूज करते हैं तो हम उसके साथ में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। साइज स्पेसिफाई द विड्थ इन कैरेक्टर्स ऑफ एन इनपुट एलिमेंट्स। ठीक है जी। यानी कि इसका इस्तेमाल हमको पढ़ते हैं, जैसे कि ये हमने अनुमान यहाँ पे डाला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू हम इसकी हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है जी। और यहाँ पर हम डालते हैं साइज इक्वल टू, इसका डाल देता हूं मैं 80। कंट्रोल से मैंने सेव किया। यहाँ पर अभी इसका साइज कितना है, अगर मैं इसको करूं रिफ्रेश तो ये देखिए इसका जो साइज है, अगर हम चाहें तो 20 अपने आप बाय डिफॉल्ट होता है। अगर हम चाहे 10, अगर वहां पे हमारे पास फॉर्म में साइज की कमी है तो हम वहां पे 10 रख के इसका साइज छोटा कर सकते हैं, और बड़ा दिखाना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं। इससे उसके यूजर के एंटरिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे तो कितने भी वर्ड डाल सकता है। यहाँ पे 1 2 3 आप देख रहे हैं, जितने मैं चाह रहा हूं मैं उतने वर्ड यहाँ पे डाल सकता हूँ। ये सिर्फ इसके साइज को इफेक्ट करता है, जो ये साइज है इसका उस पे इफेक्ट करता है। यूजर इसमें जितना चाहे उतना डाटा डाल सकता है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का मतलब है स्पेसिफाइड दैट द इनपुट फील्ड मस्ट बी फिल्ड आउट बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये खाली छोड़ दिया है और मैं इसको सीधा एंटर कर देता हूं, तो इसने एंटर ले लिया है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि वो ये चीज डाले ही डाले, इसके बगैर वो आगे ना जाए, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे डालूंगा साइज को मैं फिलहाल हटा देता हूं, इसके अलावा यहाँ से, और यहाँ पर मैं डाल देता हूं रिक्वायर्ड। ठीक है जी। कंट्रोल से मैंने सेव किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, और यहाँ पर मैं अभी कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, और मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ तो ये देखिए प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, यानी कि इसे भरिए, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अभी मैं आपको इसका हटा के दिखाता हूँ। कंट्रोल से वापस सेव किया, रिफ्रेश किया, अब मैं एंटर करता हूँ तो ये एंटर हो जाएगा, यानी कि बिना इसके भरे में आगे जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये वो फिल करे ही करे, तो मैं यहाँ पर उस एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इसे एंटर करूंगा तो ये बिना इसको फिल किए आगे नहीं जा सकता है। ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले एट्रीब्यूट की तरफ, जो कि है रीड ओनली। अगर आप स्पेसिफाई दैट द इनपुट फील्ड इज रीड ओनली, यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पे इस पे डालें हम रीड ओनली, चलो यहीं पे डाल देते हैं हम। यहाँ पे मैं एक फील्ड डाल देता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, XYZ, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ उसको, रिक्वायर्ड को डाल देते हैं हम यहाँ से फिलहाल। कंट्रोल ऐसे सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं इसको रीड कर सकता हूँ। अगर मैं इसे डिलीट करना चाह रहा हूँ या बैक स्पेस से मिटाना चाह रहा हूँ तो मैं इसे मिटा नहीं सकता, यानी कि यूजर सिर्फ उसे देख सकता है, उसे चेंज नहीं कर सकता है। अगर आप कहीं चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेम की जगह यहाँ पे कंट्री डाल दूं और चाहूँ कि सिर्फ यूजर इसी कंट्री को सेलेक्ट करे, या कोई भी और ऑप्शन मैं चूज कर लूं, और चाहूँ यूजर को सिर्फ ये दिखाई दे कि ये ऑप्शन ये है, लेकिन वो उसे चेंज नहीं करे, तो मैं वहां पर उस इनपुट टैग में दूसरा एट्रीब्यूट जो उसके साथ यूज करूंगा वो होगा रीड ओनली। ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, प्लेस होल्डर।
specify a short hint that describe the accepted value of an input elements। ठीक है जी, प्लेस होल्डर का मतलब है कि जैसे आप यहाँ पर ये नेम यहाँ पर मैंने डाला हुआ है अनुप कुमार बाय डिफॉल्ट। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर यूजर को समझ में आ जाए कि क्या डालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रीड ओनली हटा देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू की जगह मैं डालता हूँ प्लेस होल्डर। ठीक है जी, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही कोई यूजर क्लिक करेगा तो उसको समझ में आएगा एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगा तो वो चीज वहां से हट जाएगी, लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा वापस लिखा हुआ आ जाएगा एंटर योर फर्स्ट नेम। यानी कि ये उस कॉलम के अंदर एक प्रकार से हिंट देता है यूजर को कि वो उसके अंदर हम उससे क्या फिल करवाना चाहते हैं, उसकी पूरी डिटेल। नेम के अंदर वो समझ में नहीं पाएगी यहाँ पे क्या नेम देना है। नेम देना है तो हम यहाँ पे बोल भी सकते हैं उसको फर्स्ट नेम, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं एंटर योर फुल नेम, और रिफ्रेश किया तो एंटर योर फुल नेम। ठीक है जी, तो इससे यूजर को पता लग जाएगा कि मुझे इसके अंदर क्या इनपुट ये मुझसे मांग रहा है जो मुझे यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है जी, आई थिंक वीडियो ज्यादा लंबा 15 मिनट के आसपास हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइए, नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप किसी और टॉपिक पर ट्यूटोरियल चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, लाइक के साथ साथ में थोड़ा शेयर भी कीजिए। ठीक है जी, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।